Hello बच्चों, let's read this question. Question says which of the following types of plants have greater productivity of biomass? C3 plant, C2 plant, this is C4 plant and photorespiring. तो पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट इज बायोमास प्रोडक्शन इन प्लांट. अब ये जो बायोमास प्रोडक्शन है ये किस पे डिपेंड करेगी? एक तो करेगी फोटोसिंथेसिस पे, कि जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतनी ज़्यादा ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, उतना ज़्यादा बोलेंगे हम कि बायोमास प्रोडक्शन हो रही है. और डिपेंड करता है फोटो रेस्पिरेशन में. और ये फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? जैसे ही हाई लाइट या हाई टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं, हाई लाइट हाई टेम्परेचर, तो उस टाइम पे हमारा जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है. स्टोमेटा क्लोज क्यों होगा? कि भाई वाटर जो है बाहर ना निकले. स्टोमेटा क्लोज. तो उससे क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती. नो गैसेस एक्सचेंज. और अगर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही है तो क्या होगा? अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी वो बाहर नहीं जा पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर नहीं आ पाएगी. अब इसका नुकसान क्या होता है कि हमारा एक एंजाइम होता है रूबिस्को, जो कि कैल्विन साइकिल में रोल प्ले करता है. ये क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल के ग्लूकोज बनाता है. ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ बाइंड करता है, बट इसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है. तो नॉर्मल कंडीशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी खासी रहती है, तो उसका बाइंड करके ये ग्लूकोज बना देता है. बट जब ये स्टोमेटा ही क्लोज हो गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर नहीं जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाएगा. तो अब उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है और फिर करता है फोटो रेस्पिरेशन. फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन एक बहुत ही ज्यादा वेस्टफुल प्रोसेस होता है. उसमें एक तो आपका कोई ग्लूकोज नहीं बनेगा, नो ग्लूकोज सिंथेसिस. दूसरा एटीपी भी यूज करता है ये प्रोसेस, एटीपी यूज, और कोई एटीपी सिंथेसाइज भी नहीं करता, नो एटीपी सिंथेसिस. और जो बची कुची कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है उसको भी भेज देता है, रिमूव. तो अब जिस प्लांट्स में मैक्सिमम जो होते हैं हमारे C3 प्लांट्स होते हैं, 95% आर C3 प्लांट्स. अब C3 प्लांट्स में तो यही होता है कि भाई ये फोटो रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि उसमें ऐसी कोई खासियत नहीं है जिससे कि वो फोटो रेस्पिरेशन को बचा सके. तो इसमें तो फोटो रेस्पिरेशन होता है. ठीक है. और C4 प्लांट में उनकी एक ऐसी लीफ एनाटमी होती है कि वो अपने आप को बचा लेते हैं फोटो रेस्पिरेशन से. वहां पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता. तो उसमें ऐसा होता क्या है कि ऐसी क्या लीफ एनाटमी होती है उनकी? तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर. इसमें एक स्पेशल बंडल शीथ सेल्स होते हैं, बंडल शीथ सेल्स. और जो बंडल शीथ सेल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनमें एक तो क्लोरोप्लास्ट बहुत होता है, और दूसरा ये होता है कि इनकी जो थिक वॉल होती है जिससे कि कोई गैस पास नहीं हो पाती. ठीक. तो इसमें और इसमें एक और चीज होती है कि इसमें रूबिस्को भी बहुत ज्यादा होता है बंडल शीथ सेल में. अब ये है हमारी मेसोफिल सेल और ये है बंडल शीथ सेल. तो अब क्या होता है कि बंडल शीथ सेल से ना कोई भी गैसेस, अब ये जो थिक वॉल है, थिक वॉल का फायदा क्या है कि कोई भी गैस यहाँ से एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, नो गैस एक्सचेंज. अब कोई गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी तो यहाँ पर ना कोई कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकती है, ना कोई ऑक्सीजन बाहर जा सकती है, मतलब कोई गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो सकता. बट अब यहाँ पर हमें नॉर्मल साइकिल परफॉर्म करनी है तो हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है ना. तो क्या होता है कि उसका एक तरीका निकालता है ये प्लांट. ये क्या करता है, क्या करेगा? ये यहाँ पर मेसोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर देगा. यहाँ पर हमारा क्या होता है? पेप होता है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट. तो ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, उसको फिक्स करता है और क्या बना देगा? PP3 कार्बन, ये बना देगा ऑक्सैलो एसिडिक एसिड. फिर ये इससे मैलिक एसिड बनाता है और मैलिक एसिड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू बंडल शीथ सेल. अब यहाँ पर ये जैसे C4 एसिड जाएगा तो उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है. डीकार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई और क्या बन गया? ये वापस से C3 एसिड बन गया. अब ये जो C3 एसिड है ये कहाँ चला गया? ये वापस से ट्रांसपोर्ट हो गया आपके मेसोफिल सेल में और फिर जाके यहाँ पर रीजनरेट होके यहाँ पर क्या बना दिया इसने? फॉस्फोइनोल पायरोवेट वापस से बना दिया, रीजनरेट हो गया.
रीजनरेट। अब क्या होता है कि ये जो C3, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो केल्विन साइकिल में यूज हो जाएगा, केल्विन साइकिल में यूज हो जाएगा। अब रूबिस्को जो है मेसोफिल्म सेल में, तो जो रूबिस्को तो है नहीं, यहाँ पर रूबिस्को है नहीं, तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन भी आ रही है तो ये साथ बाइंड नहीं करेगा, और ये यहाँ पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी होगी तो रूबिस्को जो है इसे बाइंड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन हो ही नहीं पाएगा। रूबिस्को यहाँ पर भर भर के है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है मंडल शीट सेल में, तो यहाँ पर तो कोई गैस आने की संभावना ही नहीं है। जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो यहाँ पर C4 एसिड की हेल्प से आ रही है, तो इसलिए ये जो बंडल शीट सेल होते हैं, C4 प्लांट्स जो होते हैं, वो अपने आप को बचा लेते हैं, किससे? फोटो रेस्पिरेशन से। तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू C3 प्लांट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? करेक्ट आंसर इज C4 प्लांट। और ऑप्शन में देख लेते हैं, C3 प्लांट में हमने अभी डिस्कस कर लिया कि जो C3 प्लांट्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होता है। C4 प्लांट या C4 साइकिल जो उसी को फोटो रेस्पिरेशन को ही बोलते हैं, फोटो रेस्पायरिंग इज फोटो रेस्पिरेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।